हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में जिसमें हम बात करेंगे कि क्या आज भी अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर जारी है या नहीं। और हाल ही में जो न्यूज़ में बना हुआ है, ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच में करंट में जो युद्ध चल रहा है, जो जंग छिड़ी हुई है, क्या इसमें इस कोल्ड वॉर का डायमेंशन है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि कोल्ड वॉर से हमारा मतलब क्या है। अगर आपको कोल्ड वॉर को समझना है तो आपको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझना होगा, प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध को समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब हम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो ये दोनों युद्ध क्यों लड़े गए, इनके पीछे क्या रीजन थे। और इससे पहले कि आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर को समझें, जिससे कि आप समझ पाएं कि कोल्ड वॉर क्यों था और उसके पीछे क्या कारण थे, आपको यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअली वर्ल्ड वॉर क्या होती है। व्हाट इज वर्ल्ड वॉर? वर्ल्ड वॉर को हम कई तरीके से समझ सकते हैं। वर्ल्ड वॉर हम ऐसी परिस्थितियों को कहते हैं, ऐसी सिचुएशंस को कहते हैं जिसमें कई सारे देश, मल्टीपल प्लेयर्स आर इन्वॉल्व। प्लेयर्स मतलब कई सारे देश उसमें इन्वॉल्व है। और ऐसी वॉर को हम वर्ल्ड वॉर कहेंगे जिसमें बड़े पैमाने पर डैमेज या नुकसान हो रहा है, इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, इन टर्म्स ऑफ एमुनिशन। तो चाहे हम रिसोर्सेज की बात करें, चाहे हम लोगों के जान की बात करें, बड़े पैमाने पर जब नुकसान होता है कई सारे पक्षों को, तो हम उसको वर्ल्ड वॉर कहते हैं। तो इसमें ह्यूज लॉस ऑफ पीपल, रिसोर्सेज एंड सो मेनी अदर थिंग्स इन्वॉल्व इन द वॉर। तो वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन तब होगी जब कई सारे देश उसमें शामिल होंगे और उसमें होने वाला जो नुकसान है वो बहुत बड़े पैमाने पर होगा, जो नॉर्मल छोटी मोटी वॉर में देखने को हमें नहीं मिलता है। अब वापस आते हैं और समझते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में क्या डिफरेंस था। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का अगर आप ड्यूरेशन देखेंगे तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन था लगभग 1914 से लेके 1919 के बीच में। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का ड्यूरेशन अगर आप देखेंगे तो इसका ड्यूरेशन है 1939 से अप्रोक्सीमेटली 1945 तक। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी क्यों गई। देखो, हर युद्ध के पीछे कई सारे इमीडिएट रीजंस होते हैं। इमीडिएट रीजन मतलब एक स्पार्किंग मूवमेंट होता है, जो स्पार्किंग मूवमेंट उस युद्ध को स्टार्ट कराता है। जैसे हम अभी हाल ही में एग्जांपल लें, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में जो युद्ध हुआ है, उसमें जो स्पार्किंग मूवमेंट था, वो स्पार्किंग मूवमेंट क्या था कि ईरान ने साफ कह दिया था कि हम किसी भी कंडीशन में अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से समझौता करने को तैयार नहीं है। कई बार इस पे प्लस माइनस हुआ, कई बार उसने बोला यस, कई बार बोला नो, लेकिन एक विश्वसनीय समझौता नहीं बन पा रहा था अमेरिका और ईरान के बीच में। और यही कारण था कि ये संबंध खराब हुए और ये युद्ध अपने रूप में हमें सामने दिखाई दिया। लेकिन किसी भी युद्ध के पीछे इस स्पार्किंग मूवमेंट के अलावा एक बड़ा इतिहास होता है, और अगर हमें उस युद्ध को समझना है तो हमें उस इतिहास को समझना होगा। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था, ये वो समय था जब कुछ देश बड़ी पावर्स बन गए थे, जिसमें एक नाम हम ब्रिटेन का भी ले सकते हैं, जिसको हम ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं। तो बहुत सारे बड़े बड़े देशों ने क्या किया था, जिनके पास रिसोर्सेज थे, जिनके पास ताकत थी, जिनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने कई सारे छोटे छोटे देशों को अपना उपनिवेश बनाया था, या कह सकते हैं कॉलोनियल स्टेट बनाया था। उन पे अपना अधिकार बनाया, वहां के रिसोर्सेज को उसका शोषण किया, एक तरीके से वहां के रिसोर्सेज को ड्रेन किया और वहां के लोगों को अपना गुलाम बनाकर रखा। तो जो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया, वो विश्व युद्ध इसलिए लड़ा गया कि मान लो एक प्लेट है और उस प्लेट में कई सारे बिस्किट रखे हुए हैं। जब आपके घर में मेहमान आता है, कोई मेहमान आता है, तो आप उसके सामने एक प्लेट में बिस्किट रखते हैं। तो पहला विश्व युद्ध इसलिए लड़ा गया कि एक प्लेट है, उसमें कई सारे बिस्किट रखे हैं। अब कौन सा कंट्री कौन से बिस्किट को उठाएगा, यानी कौन सा कंट्री किस देश पे राज करेगा, किस पे अपना एम्पायर एस्टैब्लिश करेगा, वहां के रिसोर्सेज को यूज करेगा, वहां के लोगों को गुलाम बनाएगा, इस आधार पे, इस कारण से प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया। सेकेंड विश्व युद्ध
सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्यों लड़ा गया? सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसलिए लड़ा गया कि अब सबने अपने अपने बिस्कुट तो ले लिए। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर लड़ी गई कि मैं इसका बिस्कुट छीन लूं, मैं इसका बिस्कुट छीन लूं, मैं इसका बिस्कुट छीन लूं, मैं इसका बिस्कुट छीन लूं। अब बिस्कुट खाली नहीं थे, अब सबने कहीं ना कहीं अपने एम्पायर बना रखे थे। अब इसके एम्पायर में से हम ये कॉलोनियल स्टेट कैसे छीन लें, इसके एम्पायर में से ये कॉलोनियल स्टेट कैसे छीन लें, इसलिए लड़ा गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का खात्मा या अंत होता है जब अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया, क्योंकि जापान ने आखिरी मोमेंट तक सरेंडर करने के लिए मना कर दिया था और बड़े पैमाने पर अमेरिका को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। और अमेरिका को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि इस वॉर को हम कैसे रोकें। और जापान लगभग लगभग एकमात्र ऐसा देश बचा था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो घुटने टेकने को तैयार नहीं था। तो अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर अटैक्स को रैशनलाइज किया और जापान पर न्यूक्लियर अटैक कर दिया, और इससे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होती है। लेकिन 1945 में जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई, उस समय पूरा का पूरा विश्व, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स थी, वो दो गुटों में बढ़ गई। इट वॉज अ बाइपोलर वर्ल्ड, इट वॉज अ बाइपोलर वर्ल्ड। और इस बाइपोलर वर्ल्ड में दो गुट बन गए थे, जिसमें एक गुट था अमेरिका और दूसरा गुट था रशिया। अमेरिका का जो गुट था, ये वो देश थे जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, यानी कि पूंजीवाद अर्थव्यवस्था को मानते थे या जिसमें विश्वास रखते थे। और रशिया के साथ वो देश खड़े थे जो सोशलिस्ट इकोनॉमी, जिसको हम समाजवाद कहते हैं, इसमें विश्वास रखते थे। और यहीं पर भारत ने एक बड़ा पायनियरिंग, एक लीडरशिप वाला रोल प्ले किया था, और जिसके लिए हमें आज भी विश्व में जाना जाता है, जिसका नाम है नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी, या इसको हम मूवमेंट भी कहते हैं, नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी या मूवमेंट। इसको गुट निरपेक्षवाद भी कहा जाता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी क्या था, जिसमें भारत या इंडिया एक लीडरशिप रोल में था। इसमें कहा गया, बहुत सारे देशों ने यह कहा कि भैया तुम्हें आपस में लड़ना है तो लड़ो, तुम्हें आपस में लड़ना है तो लड़ो, ना हम तुम्हारी तरफ है ना हम तुम्हारी तरफ है, हम एक सोवरेन नेशन है। सोवरेन नेशन का मतलब क्या होता है? सोवरेन का मतलब होता है एक ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाहरी निर्णयों को लेने में किसी भी देश के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, किसी से प्रभावित नहीं होगा। और यहां पर इंडिया ने एक लीडरशिप रोल प्ले किया था। 1945 के बाद चाहे अमेरिका हो और चाहे रशिया हो, ये दोनों ही देश इतने पावरफुल थे कि ये एक दूसरे के कट्टर थे, और इनके पास जो हथियार थे, इनके पास जो एमुनिशन थे, वो इस हद तक थे कि अगर इन दोनों के बीच में आपस में कभी भी डायरेक्ट युद्ध होता तो अमेरिका रशिया को पूरे तरीके से खत्म कर देता और रशिया अमेरिका को पूरे तरीके से खत्म कर देता, क्योंकि दोनों ही बड़े न्यूक्लियर पावर थे। दोनों के पास बड़े पैमाने पर मिसाइल्स थे, बॉम्ब्स थे और अलग अलग तरीके के एमुनिशंस थे, और दोनों एक दूसरे को तबाह करने में, खत्म करने में पूरी तरीके से कैपेबल थे। और यही रीजन था कि 1945 के बाद लगभग 1945 से लेके 1990 तक, लगभग 1990 तक अमेरिका और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर चली। कोल्ड वॉर मतलब ये दोनों देश आपस में डायरेक्ट नहीं लड़ते थे, बल्कि किसी तीसरे देश के ऊपर कंधा रख के, उसके कंधे पे बंदूक रख के लड़ाई लड़ते थे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। किसी और सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। 1991 के आसपास डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, जिसमें रशिया सबसे बड़ा देश था और इसमें लगभग 15-16 देश थे कह सकते हैं, इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया। और इसका डिसइंटीग्रेशन होने के बाद
एक ऐसा समय आया जिसको हम बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, जिसको हम बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब क्या है? एक ऐसा ग्लोबल पॉलिटिकल स्टेज जिसमें सबसे पावरफुल देश जो है वो है अमेरिका। इसके पीछे क्या कारण है? अमेरिका वॉज द एलोन सुपर पावर। इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि अमेरिका की जो इकोनॉमी है, अमेरिका की जो इकोनॉमी है, ये पूरे विश्व की इकोनॉमी का लगभग लगभग 25% है। आप समझ सकते हैं जो देश पूरे विश्व की इकोनॉमी का 25% होल्ड करता है वो कितना पावरफुल होगा। दूसरा, अगर आप आर्म्स की बात करें, अगर आप एमुनिशंस की बात करें, अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आप स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें, अगर आप डिफेंस की बात करें, मतलब आप किसी भी सेक्टर में बात करें, इसमें अमेरिका के आसपास भी कोई नहीं खड़ा था। और ये समय कब से शुरू होता है? ये लगभग लगभग 1991 से लेके हम इसको 2010 तक मान सकते हैं। 2010 के बाद एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की शुरुआत होती है। एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत होती है जिसमें सिर्फ अमेरिका ही सुपर पावर नहीं है, जिसमें रशिया ही सुपर पावर नहीं है, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज ही सुपर पावर नहीं है, बल्कि कई सारे ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं जिसमें चाइना है, इंडिया है। चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम चाइना की बात करें, आज के समय में इंडिया एंड चाइना, दे आर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में क्या है? अब कोई एक या दो लोग नहीं है जो सुपर पावर हैं, अब सबके पास अपनी अपनी ताकतें हैं, अलग अलग डायमेंशंस में हम इसको कह सकते हैं। इज इट क्लियर? और एक मूवी आई थी, इससे मैं इसको बड़े अच्छे से रिलेट करूंगा, आप कभी भूलोगे नहीं। आपने वो मूवी जरूर देखी होगी, गैंग्स ऑफ वासेपुर। उसके दो पार्ट आए थे, गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 था उसमें दो मेन गुंडे थे, सरदार आलम और दूसरी तरफ एक रामाधीर सिंह, और इनके बीच में पूरी की पूरी इक्वेशन चलती है। इसको आप बाइपोलर वर्ड से जोड़कर देख सकते हैं। फिर कुछ समय आया जब सरदार आलम को मार दिया गया और यूनिपोलर वर्ड आया। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि अमेरिका सबसे बड़ा सुपर पावर था, लेकिन जो सेकंड पार्ट है गैंग्स ऑफ वासेपुर का, उसमें आप देखेंगे कि सिर्फ रामाधीर सिंह ही नहीं है, उसमें नवाजुद्दीन सिद्दीकी ही नहीं है, बल्कि बहुत छोटे छोटे और भी प्लेयर्स हैं जो बहुत पावरफुल हो जाते हैं। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड कुछ ऐसा ही है, इसमें एक दो प्लेयर नहीं है, बहुत सारे प्लेयर हैं। अब वापस आते हैं अपने टॉपिक पे और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आज के समय में भी कोल्ड वॉर चल रही है? अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे तो मेरा आंसर है यस। आज भी ईरान में जिस तरीके की परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है, ये कहीं ना कहीं कोल्ड वॉर का ही एक कॉन्सिक्वेंस है। आज भी अमेरिका और रशिया आपस में सामने से नहीं लड़ना चाहते, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर दोनों के बीच में न्यूक्लियर वॉर होती है। अब जरा इसको समझिए कि न्यूक्लियर वॉर कितनी खतरनाक है। अगर कभी आगे बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर वॉर होती है तो इसको कहा जाता है मैड। मैड का मतलब क्या है? म्यूचुअली एग्रीड डिस्ट्रक्शन। म्यूचुअली एग्रीड डिस्ट्रक्शन। यहां पर एक और टर्म इंपॉर्टेंट है जो आपको जानना चाहिए, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर विंटर। न्यूक्लियर विंटर। जब नागासाकी और हिरोशिमा पर न्यूक्लियर अटैक किया गया था तो एक बड़े लंबे समय तक मिट्टी का एक गुबार, एक बड़ा सा गुब्बारा, वो हवा में फैल गया था और उसने सूरज की किरणों को जमीन तक पहुंचने से रोक दिया था। ऐसे समय में टेम्परेचर्स सडनली डाउन होते हैं और इसको हम न्यूक्लियर विंटर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि अगर वर्ल्ड पे बड़े पैमाने पर कभी भी न्यूक्लियर वॉर होती है तो ये म्यूचुअली एग्रीड डिस्ट्रक्शन है। दो देश एक दूसरे को पूरी तरीके से तबाह कर देंगे और खत्म कर देंगे। इतने बड़े पैमाने पर न्यूक्लियर अटैक्स हो सकते हैं। तो ये बात तो तय है कि कभी भी अमेरिका और रशिया एक दूसरे से आमने सामने से लड़ाई नहीं लड़ सकते। और अमेरिका और रशिया के बीच में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है रिसोर्सेस की। स्पेसिफिकली अगर हम मिडिल ईस्ट को देखें और ईरान की इक्वेशन देखें तो यहां पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, जो मुद्दा है जिसके पीछे सब पागल हैं, वो है ऑयल।
क्योंकि आज भी जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं, स्पेसिफिकली अगर हम ऑयल और गैस की बात करें, तो वो मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ही सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर पाया जाता है। इसके अलावा जो बड़े रिसोर्सेज हैं उसमें काफी मेजर हिस्सा रशिया में पाया जाता है। और मैं अगर अमेरिका की बात करूं, तो अमेरिका के पास एक टेक्नोलॉजी है, अमेरिका के पास एक टेक्नोलॉजी है जो शेल गैस के उत्पादन में यूज करी जाती है। इसको बोलते हैं फ्रैकिंग, इसको बोलते हैं फ्रैकिंग। और आपको जानकर ये अचंभा होगा कि इस फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी में, तो शेल गैस गैस एक्चुअली होती क्या है कि जो बड़े बड़े पहाड़ होते हैं उन चट्टानों के बीच में पॉकेट्स होती हैं और उनमें ये गैस अवेलेबल होती है, जो कि एक तरीके से जो हमारी पेट्रोलियम गैस है उस तरीके से उसमें ईंधन की क्षमता होती है। अब इसमें ड्रिलिंग करके यहां से गैस निकालना बड़ा मुश्किल है, उसके लिए जो टेक्नोलॉजी यूज होती है उसको हम फ्रैकिंग बोलते हैं। और फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी में एक गम यूज किया जाता है, और ये जो गम है किससे बनाया जाता है? ग्वार बीन से बनाया जाता है, जिसको हम ग्वार फली कहते हैं, ग्वार फली कहते हैं। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इंडिया इस ग्वार फली का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है। जितने भी आपके कम पानी वाले एरियाज होते हैं, स्पेसिफिकली राजस्थान की अगर हम बात करें, तो वहां पर बड़े पैमाने पर इस ग्वार फली का उत्पादन होता है। लेकिन वापस आते हैं मुद्दे पर कि अमेरिका और रशिया के बीच में जो सबसे बड़ी मुद्दा जो फंसा हुआ है वो है रिसोर्सेस का। दुनिया में जो भी ऐसे कंट्रीज हैं, जो भी ऐसे एरियाज हैं जहां पर रिसोर्सेज हैं, चाहे ऑयल हो चाहे गैस हो, वहां पर ये देश आपस में तो नहीं लड़ सकते, बट दूसरे देश के कंधे पे रख के बंदूक चलाते हैं। ऐसा ही कुछ ईरान में भी हो रहा है। ईरान तो सिर्फ एक प्यादा है, सिर्फ एक प्लेयर है। इसके पीछे जो रियल पावर्स हैं, वो रियल पावर कहीं ना कहीं अमेरिका और रशिया की इक्वेशंस हैं। तो अगर आप मुझसे पर्सनली पूछेंगे कि सर वाकई में क्या आज भी कोल्ड वॉर जिंदा है, तो मैं आपसे कहूंगा कि हाँ भैया, आज भी अमेरिका और रशिया एक दूसरे से डायरेक्टली तो नहीं लड़ सकते, लेकिन कहीं ना कहीं टुडे द कोल्ड वॉर इज स्टिल ऑन। मिलते हैं फिर किसी सेशन में और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातें करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी।